हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग एकदम बेहतरीन होंगे, शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। मैं आपको जो क्लास में क्वेश्चन देता हूं, मुझे उम्मीद है आप उनको करते होंगे। स्पेशली जो मैं होमवर्क में देता हूं, क्लास में अपन जो कर लेते हैं वो तो कर ही लेते हैं, ठीक है। उनको भी एक बार घर पर आप पुनः ट्राई कीजिए, लेकिन साथ साथ जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ PYQ वगैरह, ठीक है, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आप इतना करते चलेंगे, इतना कर लेंगे तो ये पर्याप्त है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। मुझे ये भी उम्मीद है ऑडियो वीडियो क्लियर होगा, ऑडियो वीडियो आपको सुनाई दे रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा सेशन। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है नए टॉपिक पर, गुरुत्वाकर्षण पर। किस पर बेटा? गुरुत्वाकर्षण पर, ठीक है। तो इसमें पहला सवाल है, यदि किसी ग्रह का उसकी वृत्ताकार मानी गई कक्षा में अचानक रोक दिया जाए तो दर्शाइए कि यह सूर्य पर ग्रह के परिक्रमण काल का √2/8 गुने समय में गिर जाएगा। बड़ा ही प्रैक्टिकल सवाल। आइए चिन्ना स्वामी सवाल। देखो, पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों तरफ घूमती है, लेकिन वृत्ताकार कक्षा में नहीं घूमती है। मान लीजिए कि यहां पर सूर्य है, सन है, और कोई ग्रह है जो इसकी परिक्रमा लगा रहा है वृत्ताकार कक्षा में। कौन सी कक्षा में बेटा? वृत्ताकार कक्षा में। यहाँ ही चल रहा था, गोल गोल घूम रहा था, डिग 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 डिग, है ना, वृत्ताकार कक्षा में, ठीक है। अच्छा ये बताइए, वृत्ताकार कक्षा में कक्षीय वेग कितना होता है? तो हम कहते हैं कक्षीय वेग होता है, इस सवाल में इसकी जरूरत नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, √Gm/r0, ठीक है। G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल M ग्रह का द्रव्यमान है, और R0 क्या है बेटा? ग्रह की त्रिज्या। इस सवाल में इसका कोई उपयोग नहीं है, ठीक है। ऐसा तो मैं इसको हटा देता हूं। अब कहा जाता है कि अचानक से, पहले घूम रहा था तो इसका पथ वृत्ताकार था, अभी अचानक से रेस्ट में आ गया बेटा, वेग खत्म, इब्राम अवस्था में आ गया। इसकी त्रिज्या चलिए हम मान लेते हैं कितनी है? R है। त्रिज्या R मान लो, A मान लो, कुछ भी मान लो। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं, चलिए कितनी थी बेटा? A थी, A, बरोबर। अब ये अचानक से रुक गया, अचानक से रुक गया। अगर ये रुक जाएगा तो अब क्या होगा? ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बेटा सीधा नीचे गिरेगा, सीधा नीचे गिरेगा। तो सूर्य तक पहुंचने में हमें समय ज्ञात करना है, सूर्य तक पहुंचने में समय ज्ञात करना है। अब आप ये कह सकते हैं कि सर अगर इसकी त्रिज्या ये है ना, ये इसकी त्रिज्या कितनी है? A, तो इसका प्रारंभिक वेग कितना हो गया बेटा? 0। तो जो नीचे आने में समय लगेगा वो √2h/g होता है, तो यहां पर हो जाएगा √2a/g। हम कहेंगे ये नहीं होगा। ये रिजल्ट हम कब यूज करते हैं? जब g नियत होता है, और g नियत कहाँ होता है? पृथ्वी की सतह पर। यहां पर हम ग्रह उपग्रह की बात कर रहे हैं बेटा, ग्रह उपग्रह की बात कर रहे हैं, तो यहां तो g नियत होगा नहीं, दूरी बहुत ज्यादा है ना। ये सूत्र गलत नहीं होता है, लेकिन ये सूत्र उपयोग कब किया जाता है? कि जैसे हम पृथ्वी की सतह पर हैं और बहुत कम ऊंचाई से कोई वस्तु को छोड़े, बरोबर। लेकिन ग्रह उपग्रह के केस में बेटा जी नियत ही नहीं रहता है, जी बदलता रहता है, और यहां पर तो जी का मान कुछ और ही होगा। ये तो सूर्य है, सूर्य है। लेकिन हाँ, ये जो नीचे आएगा, नीचे आएगा वो किसके कारण आएगा? सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, बरोबर। तो ये नीचे कितने समय में पहुंचेगा हमें वो ज्ञात करना है। तो इसके लिए दोस्तों अपन क्या करते हैं या क्या करेंगे, इसके लिए ध्यान से सुनिएगा। हम ऊर्जा संरक्षण करवाते हैं। देखो, कोई असंरक्षी बल है नहीं, ये यहां पर था, प्रारंभिक वेग 0, यहां पर स्थितिज ऊर्जा होगी जिसके कारण बेटा ये सूर्य की तरफ खींचा चलाएगा। तो हम एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं। किस किस पॉइंट के बीच? हमने कहा ये इनिशियल पोजीशन मान लीजिए, ये इनिशियल पोजीशन मान लो, ठीक है। और हमने कहा ये चलते 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 यहां पहुंच गया केंद्र से कितनी दूरी पर? R दूरी पर, R दूरी पर। इसको हम कह रहे हैं फाइनल पोजीशन। तो हम एनर्जी कंजर्वेशन करवा रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन
इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। चलिए मास्टर शुरू कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल ऐसे लिखेंगे। हाँ मास्टर ऐसे ही लिखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी, माइनस जी कैपिटल एम सूर्य का द्रव्यमान, स्मॉल एम ग्रह का द्रव्यमान बटे इनके बीच की दूरी। बेटा ध्यान देना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस जी m1 m2 बटे द्रव्यमानों के बीच की दूरी। यहाँ एक द्रव्यमान कैपिटल एम किसका, सन का, दूसरा द्रव्यमान स्मॉल एम इस कण का, और शुरुआत में इनके बीच की दूरी कितनी है, ए है दोस्तों। काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखें तो हाफ एम वी स्क्वायर ले लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। वी क्या है कि जब कण यहां पहुंचा, इस जगह पहुंचने पर कण का वेग, जब कण यहां पहुंचा तो कण का वेग मान लीजिए कितना है, वी है। वेग कितना है कण का, वी। ठीक है, फाइनल पोजीशन पर कण का वेग। पोटेंशियल एनर्जी लिखे हम फाइनल तो प्लस माइनस का जी, एक द्रव्यमान कैपिटल एम एक स्मॉल एम डिवाइड बाय बीच की दूरी कितने है बेटा, आर है। बीच की दूरी कितनी है, आर है। अब हमें वी का मान निकालना है, तो सबसे पहले तो बेटा यहां से एम को सल्टाओ, स्मॉल एम कैंसिल आउट हो गया, और हम 2 से भी गुणा कर देते हैं, इसको इधर लेके आइए तो वी स्क्वायर का मान हमें मिलेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से यहां गुणा करेंगे, इधर भी गुणा होगा, इधर आएगा तो ये जी कैपिटल एम अपॉन 2 स्मॉल आर माइनस जी कैपिटल एम अपॉन 2a, जी कैपिटल एम अपॉन 2a। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको लिख लेंगे। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करिए, यहां से v का मान निकालना है, तो v का मान कितना हो जाएगा, v का मान हो जाएगा अंडर द रूट जी एम अपॉन आर, मतलब 2r माइनस जी एम अपॉन 2a। तो v इज इक्वल टू, आप इसमें से चाहो तो ये भी बाहर आ जाएगा, दोनों में से जी एम अपॉन 2 बाहर आ गया, और मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन ए, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन ए अपॉन में बचेगा। ठीक है भाई, ये बात क्लियर है। हाँ सर, ये वाली बात क्लियर है। तो अब देखिए v की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, डी आर बाई डी टी। वी की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, डी आर बाई डी टी। वी की जगह लिख लिया अपन ने डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी। ठीक है, इज इक्वल टू ये अंडर द रूट जी एम अपॉन 2 कॉन्स्टेंट बचा, और यहां पर ये 1 अपॉन आर 1 बाय ए। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें तो यहीं देख लो, ये क्या बचेगा, डी आर, और इधर मैं रूट के अंदर लेके आ जाता हूं 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू अंडर द रूट जी एम बाय 2 इंटू डी टी। अब हमें t निकालना है, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन में बेटा लिमिट सोचिए कहां से कहां तक लगेगी, इंटीग्रेशन में बेटा लिमिट सोचिए कहां से कहां तक लगेंगी। तो समय में लिमिट 0 से हम t लगा देते हैं, समय में लिमिट हमने लगा दी 0 से t लगा दी। ठीक है, r में लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे, r शुरुआत में कितना है a और बाद में कितना 0। सर क्यों, ऐसा क्यों? तो हमने कहा देखो, शुरुआत में यहां है, तो शुरुआत में यहां से कण की दूरी कितनी है, a है। शुरुआत में सन से a दूरी पर है, बाद में इस कण को हमें सन के ऊपर गिरा देना है। कहां पर गिराना है बेटा, सन के ऊपर ही गिरा देना है, सन पे पहुंचाना है। तो जब इस सन पर पहुंच जाएगा, कण गिर के सन पर पहुंच जाएगा, तो दूरी कितनी बचेगी सर, जब कण ना गिर के सन पर पहुंच जाएगा तो दूरी बचेगी 0, है ना। जो दूरी r ले रहे हैं अपन, जो r की बात कर रहे थे, r किस किस के बीच की दूरी है, सन और
ग्रह के बीच की दूरी। तो शुरुआत में सन ग्रह के बीच की दूरी ए है, बाद में कितनी है, आर है, अंतिम पोजीशन में कण यहाँ गिरेगा सन के ऊपर, तो दूरी आर का मान कितना हो जाएगा, 0। कभी माइनस माइनस आपको परेशान करे समय, कभी नेगेटिव नहीं होता, तो यहाँ पर माइनस लगा देना और कह देना कि हम घटने वाली घटती हुई लिमिट पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हम घटती हुई लिमिट पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस चिपका देना। अगर टाइम नेगेटिव का आ रहा है तो, है ना, इंटीग्रेशन करके बेटा इसकी वैल्यू निकालना टी की, निकाल लोगे। इंटीग्रेशन करना आता है, यस सर इंटीग्रेशन करना आता है, तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, हम बचपन से इंटीग्रेट करते रहे हैं, हमने इंटीग्रेशन बेटा बचपन से किया है, तो इंटीग्रेट करना हमको आता है, कोशिश करना इंटीग्रेट करना इसको। चलिए अब हमें बात करते हैं, ये तो टाइम आ जाएगा, यहां से जो आपको टी मिलेगा, ये टी को क्या होगा कि ग्रह को सूर्य तक पहुंचने में लगा समय, ठीक है। अब हम कहें कि जब ये घूम रहा था, ठीक है, जब ये घूम रहा था तब कितना समय था, है ना, सूर्य पर ग्रह के परिक्रमण काल, है ना, तो सूर्य का क्या है, सूर्य पर ग्रह के परिक्रमण काल, मतलब जब ये यहां पर घूम रहा था तो इसको कितना टाइम लगता एक चक्कर पूरा करने में, जब ये यहां पर घूम रहा था तो इसको एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता, हम उसकी बात करते हैं। तो जब ये घूम रहा था तब कितना समय लगता, मैं लिखूं ग्रह का आवर्तकाल, आवर्तकाल मतलब सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करने में लिया गया समय। आपको हो सकता है डायरेक्ट सूत्र याद हो, ठीक है वृत्तीय गति के लिए। देखो केपलर का नियम था कि टी स्क्वायर समानुपाती ए की घात 3, ए क्या होता था, अर्ध दीर्घ अक्ष, एक केपलर का नियम था, और ये किस गति के लिए था, दीर्घ वृत्तीय गति के लिए। लेकिन यहां पर सवाल में बोला गया कि गति दीर्घ वृत्ताकार नहीं है, वृत्ताकार ही है, वृत्ताकार है, तो आवर्तकाल आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको सूत्र याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है। हमने कहा ये यहाँ पर घूम रहा है, इसकी चाल कितनी है बेटा v0, चाल कितनी है v0, ठीक है, ऐसे त्रिज्या कितनी a है, त्रिज्या कितनी है a है, ठीक है। तो एक चक्कर का जो समय होगा वो अपन क्या लिखेंगे, 2 पाई इंटू त्रिज्या, एक चक्कर में तय की गई दूरी 2 पाई r, r क्या होती है त्रिज्या, त्रिज्या यहाँ पर कितनी है a, 2 पाई a अपॉन v0, v0 क्या है बेटा, v0 है कक्षीय चाल, और कक्षीय चाल का सूत्र कितना होता है, कक्षीय चाल बराबर होता है अंडर द रूट जी एम अपॉन आर नॉट, जी एम अपॉन कक्षीय त्रिज्या, तो यहां पर ये हो जाएगा जी एम अपॉन कक्षीय त्रिज्या कितनी है बेटा, ए है, तो 2 पाई ए डिवाइडेड बाय अंडर द रूट जी एम अपॉन ए, जी एम अपॉन ए, ठीक है। तो टी यहां से मिल जाएगा आपको, टी यहां से मिल गया, और ये वाला टी कौन सा है, जब ग्रह रुक जाता है तो सूर्य तक पहुंचने में लगा समय, ठीक है। आपको सिद्ध ये करना था कि जो समय है सूर्य पर ग्रह के परिक्रमण काल के √2/8 गुना, आपको सिद्ध ये करना है, सिद्ध ये करना है, सिद्ध क्या करना है कि जो t है वो √2/8 गुना होगा किसका, इसके t के, t का मान ये रहा। आप सिंपल से यहां से t का मान निकालना, ये t का मान है, ठीक है, यहां से t का मान निकालोगे उसको समीकरण 1 कह देना, यहां से t का मान निकालोगे उसको समीकरण 2 कह देना, दोनों का भाग कर देना, तो स्मॉल टी कैपिटल टी में रिलेशन आपको मिल जाएगा। तो ये वाली कहानी तो बहुत आसान है, बेसिक मेंस वाली। अब ये ध्यान रखना कि यहां पर ये क्या सीन है,
ये वाला सीन ध्यान रखना, बरोबर, कि यहां पहुंचने में, यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक गुरुत्व के अधीन ही गति है, लेकिन जी का मान निरंतर बदल रहा है, जी नियत नहीं है, अतः हम गति के समीकरण नहीं लगा सकते, इसलिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ा, इसलिए हमें क्या करना पड़ा बेटा, इंटीग्रेशन करना पड़ा, ठीक है। अच्छा, और कुछ भी सोच सकते थे क्या अपन इसको, और किसी तरीके से सोच सकते थे क्या? अच्छा, आप ऐसे समझो, ऐसे समझो, और कैसे सोच सकते हैं इसको अपन, और हमने कहा ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी, इससे बहुत दूर ए दूरी पर, ए दूरी पर एक कोई कण है विराम में, एक कोई कण है किस अवस्था में, विराम में, पृथ्वी से बहुत दूरी पर, बहुत दूरी पर, ठीक है। पृथ्वी का आकार इस दूरी की तुलना में छोटा ही दिया गया है, पृथ्वी का आकार इस दूरी की तुलना में छोटा ही हम ले लेते हैं, क्योंकि यहां पर सूर्य की त्रिज्या वगैरह तो दी नहीं गई है, कि सूर्य की त्रिज्या क्या है, दी है क्या, ग्रह को उसकी वृत्ताकार कक्षा में मानी गई है, अचानक रोक दिया जाए तो दर्शाइए कि यह सूर्य इतना लगेगा, ठीक है। तो सूर्य तो √2 गुने समय में सूर्य पर गिर जाएगा, सूर्य पर गिर जाएगा। तो अब जरा ऐसे सोचने की कोशिश करो, मान लीजिए पृथ्वी है, एक कोई कण है बहुत दूर, बहुत दूर, ठीक है। तो इस कण को अगर यहां से यहां छोड़ दिया जाए तो कितना समय लगेगा पहुंचने में, पहुंचने में। इसका आसान वर्जन ही क्या होता है कि हमने कहा पृथ्वी, ये पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की सतह है, यहाँ पर कोई कण है, कितनी ऊंचाई पर है कण, h ऊंचाई पर है, तो इसको छोड़ देते हैं, तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो ये समय हो जाता है t बराबर √2h/g। हम गति के समीकरण लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर g कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, g कैसा होता है, कांस्टेंट। बट जब हम पृथ्वी की सतह से बहुत दूर चले जाएं, या किसी भी ग्रह की सतह से बहुत दूर चले जाएं, चाहे ये पृथ्वी हो या सूर्य हो, ये सन भी हो सकता है, अर्थ भी हो सकता है, कुछ भी हो, कोई भी ग्रह ले लो, तो फिर बेटा जी का मान नियत नहीं रहता है, जी का मान नियत नहीं रहता है। तो अपन क्या करेंगे, शुरुआत में मान लीजिए इसकी दूरी कितनी है, a है, ठीक है, ये दूरी कितनी थी, a, हमने इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, तो ये चलते 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 किसी समय यहां पर पहुंच गया a दूरी पर, a दूरी पर। इस समय इसकी चाल कितनी है, इस समय हमने इसकी चाल मान ली बेटा कुछ कुछ भी, चाल मान ली कुछ कुछ भी, ठीक है। और ये दूरी कितनी है, r, ये दूरी कितनी है बेटा, r। तो अभी इस पर नीचे की तरफ कितना बल लग रहा होगा, तो इस पर नीचे की तरफ बल लग रहा होगा इसका द्रव्यमान m इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड, ये बल लगेगा, है ना। जैसे अपन कहते थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्या होता है, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ग्रेविटेशनल फील्ड का फोर्स क्या हो जाएगा, तो मास इंटू फील्ड, कौन सा, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो जो F है यहाँ पर, F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो F की जगह अपन क्या लिख लेंगे बेटा, ma लिख लेंगे, F की जगह क्या लिखेंगे बेटा, ma लिख लेंगे। तो ये m और E ग्रेविटेशनल की जगह क्या लिखोगे, G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां से m से m कट जाएगा, तो a इज इक्वल टू कितना आया, G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अपन को कुछ मिलेगा क्या, हमको तो मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, एक्सेलरेशन मिल गया जो लगातार बदलेगा। अब a की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, dv/dt लिख सकते हैं, dv/dt लिख सकते हैं, dv/dt। तो g कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन इससे कुछ हमें खास मिल नहीं रहा है। हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि dv की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि ये r का फलन है,
ये VRT 3 अज्ञात आ गए, VRT 3 अज्ञात आ गए। तो हम इसकी जगह ऐसे लिख के देखें क्या, V इंटू डी वी बाई डी एस, V इंटू डी वी बाई डी एस, तो डी आर हो जाएगा, S की जगह क्या हो जाएगा R। ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, V डी वी इज इक्वल टू, V डी वी इज इक्वल टू G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर इंटू डी आर। फिर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, शुरुआत में R बराबर कितना है A, तब वेलोसिटी कितनी है 0, बाद में R बराबर कितना हो गया R, तब वेलोसिटी कितनी है V है, तब वेलोसिटी कितनी है बेटा V। और यहां पर आपको एक माइनस साइन भी लगाना पड़ जाएगा, क्या लगाना पड़ जाएगा, माइनस साइन। ठीक है, घटती हुई लिमिट पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, आओ देखते हैं। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इधर तो इंटीग्रेशन हो गया v²/2, v का इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा v²/2। ठीक है, और यहां से देखेंगे बेटा तो gm कांस्टेंट है ना, हम बाद में माइनस हम बाद में लगाएंगे, gm अब कांस्टेंट है, gm कांस्टेंट है, r की घात -2 का अवकलन, ये कितना बचेगा -1/r, -1/r। और लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट लगेंगी a से लेके r तक। ठीक है, तो ये v²/2 इज इक्वल टू कितना आ गया, इस माइनस को हम बाहर बुलाते हैं, मतलब इस माइनस को यहां बना रहने दो, -g कैपिटल M, R की जगह ऊपर वाला लिमिट रखेंगे तो 1/r माइनस 1/a। ठीक है, अब देखो यहां पर R का मान कम है, A का मान ज्यादा, ये वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला था कि यहां पर आपको एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, घटती हुई लिमिट पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहां पर माइनस साइन लगाओगे, यहां पर माइनस साइन लगाओगे, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। दूसरा तरीका बता रहा हूं मैं सॉल्व करने का, तो v²/2 इज इक्वल टू gm इंटू 1/r माइनस 1/a। तो यहां से v² का मान कितना आ गया, v² का मान आ गया 2 गुणा में जाएगा 2gm मल्टीप्लाइड बाय 1/r माइनस 1/a ऐसा। और हमें एनर्जी के इक्वेशन से भी यही मिला था, एनर्जी के इक्वेशन से बेटा हमको यही मिला था, जो मैंने पहला तरीका है, पहले तरीके से सॉल्व किया एनर्जी की इक्वेशन से। देखना ये 2 मैंने नीचे ले आया, क्या मैंने गलती कर दी शायद, यहाँ पर ये 2 यहाँ था, गुणा होके बेटा ना 2 हर जगह ऊपर जाएगा। चलो दूसरे तरीके से, ये तो रहा, ये पता चल गया है ना बेटा, समझ रहे हैं ना, ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, इस 2 से गुणा करेंगे ना तो 2 इधर गुणा होगा, नीचे नहीं होगा, है ना। अब रिकॉर्डेड लेक्चर में यही थोड़ा सा घाटा हो जाता है, लाइव लेक्चर होता तो आप कहते कि सर मिसप्रिंट 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, यस 2 ऊपर ही जाएगा, अंडरस्टूड बात है। मैं आपको बोला हूं कि जो जिन क्वेश्चन में ज़्यादा कैलकुलेशन होते हैं, अच्छे सवाल होते हैं, तो मास्टर का ध्यान कैलकुलेशन से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पर रहता है। जैसे मैं अभी जब इस तरीके से सॉल्व कर रहा था तो इसको तो सॉल्व कर ही रहा था, साथ साथ मेरे दिमाग में क्या चलता रहता है कि इसमें और क्या कर सकते हैं, इसमें और क्या खेल सकते हैं। तो ऐसा सोचने पर कई बार क्या होता है कि जो छोटी मोटी कैलकुलेशन है, जैसे 2 ऊपर जाना था हमने नीचे कर दिया, ऐसा हो जाता है। ये अंडरस्टूड है, कैलकुलेशन आपको आती है, ठीक है, ये हर जगह 2 दत्त तेरी की, चलो यहीं तक ही है, दत्त तेरी की 2 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, यहाँ कितना था भाई साहब, ये R था, ये A था, यहाँ पर 2 इधर आएगा, 2gm इधर भी 2gm। वो तो भला हो हमको दूसरा तरीका दिमाग में आ गया, तो पता चला कि हमने 2 उधर नीचे लिख दिया, ऊपर जाएगा। तो देखो बेटा v की वैल्यू यही बनी थी, यही आया था v² इक्वल टू आया था ना, और यहां से भी v² यही आया, v² इज इक्वल टू।
फिर हमने v का रूट लिया और उसको वापस से इंटीग्रेट किया है, बरोबर ऐसा। फिर यहां से अपन ने क्या किया, v निकाला, फिर v को अपन ने क्या लिखा, dr/dt लिखा, फिर लिमिट लगाई, क्योंकि हमें टाइम चाहिए, क्या चाहिए, नीचे पहुंचने में लगा समय, बरोबर। तो आसान कौन सा तरीका था, एनर्जी वाला, ये दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड है। फिर से बता रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि सर ये तो नया सवाल है, मायावी सवाल है, तो हम कहेंगे बेटा एक कॉमन सवाल है, बस फर्क कितना है, पहले हम पृथ्वी की सतह पर होते, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है बहुत बड़ी, इसकी सतह के थोड़े से ऊपर से हमने किसी वस्तु को h हाइट से मान लीजिए नीचे गिराया, तो t बराबर कितना होता था, सीधा सीधा सूत्र लगा देते थे 2h/g, है ना, क्योंकि यहां पर g कांस्टेंट होता है, पृथ्वी की सतह के हम नजदीक हैं, पृथ्वी की सतह के बहुत पास है, तो पृथ्वी की सतह पर g कांस्टेंट होता है। लेकिन जब हम ग्रेविटेशन में जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण में जाते हैं बेटा, तो पृथ्वी की सतह से दूर जाते हैं, जैसे हम चांद पे हैं, कभी सूर्य के चक्कर लगाने लगते हैं, पता नहीं कभी कहां पहुंच जाते हैं, तो इन केसेस में बेटा जी नियत नहीं रहता है। तो सवाल अभी भी वही है कि ई हमार पृथ्विया, ई का है बेटा, ई हमार पृथ्विया है, पृथ्वी कह लो, सूर्य कह लो, और यहां से हमने किसी वस्तु को छोड़ा है, यहां से हमने किसी वस्तु को छोड़ा है, मान लीजिए दूरी कितनी है, h है, h। तो अब बताओ कितना समय लगेगा, अब बताओ बेटा कितना समय लगेगा, ये दूरी कितनी है, h। तो इसके लिए अपन ने बेटा क्या किया, v का मान निकाला, v इज इक्वल टू √2gm इंटू 1/r माइनस 1/h लिखोगे, माइनस 1/h लिखोगे, है ना, यही आया था। पहले हम दूरी a ले रहे थे तो a आया था, रूट ले लो इसका 1/r माइनस 1/a की जगह h ले ली हाइट, ठीक है। अब हम a की जगह क्या लिखेंगे, v की जगह क्या लिखेंगे, dr/dt √2gm और इसका भी रूट 1/r माइनस 1/h। इसको अपन ने फिर इंटीग्रेट करके, है ना, हमको पता है कि इसका साइज हम स्मॉल ले लेते हैं, इसका साइज कैसा ले लेते हैं, स्मॉल। अगर इसका साइज हमने स्मॉल लिया है तो इसको यहां तक पहुंचा देना, है ना, कि बाद में लिमिट h से 0 कर देना, h से 0 कर देना, ठीक है भाई। अगर बात क्लियर है तो एक बार भाई साहब थम्स अप थम्स डाउन है जाए, बात अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप थम्स डाउन हो जाए। चलिए अब अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, है ना। अरे भाई माउस का है, माउस, चलो अगला सवाल, अगला सवाल बढ़िया सवाल। एक उपग्रह के पृथ्वी की चारों ओर r त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में v0 वेग से घूम रहा है। उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा और क्या कर सकता है, उपग्रह से एक कण को आगे की दिशा में आपेक्षिक वेग v बराबर इतने से प्रेक्षित किया जाता है। कण की परिवर्ती गति के दौरान पृथ्वी के केंद्र से उसकी न्यूनतम तथा अधिकतम दूरियों की गणना कीजिए।
न्यूनतम तथा अधिकतम दूरियों की गणना कीजिए। ये परिवर्ती नहीं, आई थिंक यहाँ पर आवर्ती होना चाहिए, आवर्ती गति। कौन सी गति होना चाहिए? आवर्ती गति। परिवर्ती का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, 1 मिनट में देखता हूँ। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है भाई? मैंने अभी वीडियो पॉज किया था और उसके बाद ना 20 मिनट ना वीडियो पॉज करके ही पढ़ा दिया। हम ये सवाल सॉल्व कर चुके, हमने मिटाया है, हम मिटाए, हम वीडियो पॉज करके चले गए थे। हमें थोड़ा थोड़ा सा काम था। एक तो हमारा फ़ोन आ रहा था कि अगले लेक्चर की फाइल पीपीटी बनवानी थी, उसके लिए, और शायद मैं ये वाली वैल्यू भी चेक करनी थी कि नहीं करनी थी। तो ये आवर्ती कुछ मुझे याद नहीं है। और मैं पीपीटी का बता के सब कुछ करके आया और तुरंत देखा कि अच्छा रिकॉर्ड कर रहे थे, रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। रिकॉर्डिंग मैंने पॉज की हुई थी, पूरा सवाल सॉल्व कर दिया। फिर हम देखे कि अइला रिकॉर्डिंग तो पॉज है, बर्बाद हो गया समय। समय और मेहनत दोनों ही बर्बाद हो गई। अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, जीवन है। तो देखो सवाल है, पृथ्वी है, अर्थ। शायद मैंने अर्थ पहले बना दिया था, नहीं बना दिया था, मुझे याद नहीं है। ये अर्थ है, इसके चारों तरफ एक कण घूम रहा है, जिससे अपन क्या कहते हैं बेटा? उपग्रह कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। इसकी कक्षीय चाल कितनी है बेटा? इसकी कक्षीय चाल v0 है। अब इस उपग्रह से एक कण छोड़ा जाता है, कण की चाल मान लीजिए कितनी है? v1, ये दी गई है। कण की चाल v दी गई है, कण की चाल कितनी दी गई है? v। लेकिन ये ध्यान देना, ये उपग्रह के सापेक्ष, उपग्रह के सापेक्ष। किसके सापेक्ष है बेटा? उपग्रह के सापेक्ष। ठीक है मास्टर। तो एक कण की चाल, उपग्रह के सापेक्ष कण की चाल है, कण की चाल। तो पृथ्वी के सापेक्ष कण की चाल क्या हो जाएगी? पृथ्वी के सापेक्ष कण की चाल, कण की चाल, पृथ्वी के सापेक्ष कण की चाल कितनी हो जाएगी? सर पृथ्वी के सापेक्ष कण की चाल हो गई, ये हो जाएगी v0 प्लस वी, v0 प्लस वी। सर कैसे हो गई? तो हमने कहा चाल किसकी? कण की। किसके सापेक्ष? उपग्रह के सापेक्ष। ये कितना है? v। चाल किसकी? उपग्रह की। किसके सापेक्ष? अर्थ के सापेक्ष। ये कितना है? v0। इनको अपन क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जैसे हमने इनको ऐड किया, सैटेलाइट गया, तो यहां से क्या बचेगा? वेलोसिटी ऑफ कण विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, v प्लस v0 है, v0 प्लस v। ऐड कर दिया इनको। अब मान रख दीजिए, तो v बराबर क्या होता है? v0, और v का मान कितना दिया गया है? ये मान बेटा, ये रूट के अंदर ऐसा है, रूट के अंदर 5/4 -1 इंटू v0। अंदर हम इससे गुणा करेंगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v0 प्लस, इसको हम लिखेंगे √1.25, √1.25 v0 माइनस v0, ऐसे लिख देंगे। v0 से v0 गया तो v की वैल्यू कितनी आ गई? √1.25 v0। ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आई है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब देखो, आपको बोला गया सवाल में कि जो ग्रह है, नहीं, जो उपग्रह है, उपग्रह वो पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है। अब इस कण को हमने इस उपग्रह से फेंका, तो ये कैसी गति करेगा? ये कैसी गति करेगा? क्या वृत्ताकार होगी, क्या दीर्घ वृत्ताकार होगी, या और कोई होगी? तो डिसाइड कैसे होता है
कि किसी ग्रह के चारों ओर कोई उपग्रह गति करेगा तो वो किस पथ पर करेगा। ठीक है, तो बेटा हमने उपग्रह की गति पढ़ी थी, उपग्रह की गति हमने कहा दो प्रकार की होती थी। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक वृत्ताकार, दूसरा दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार। अब गति किसकी? उपग्रह की। उपग्रह समझ गया क्या है? अरे किसी ग्रह के चारों ओर घूम रहा है, जैसे पृथ्वी के चारों ओर कौन घूमता है? चंद्रमा। तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी सूर्य का उपग्रह है, सैटेलाइट है। ठीक है, चलिए अब वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार तो कौन डिसाइड करता है? मेन सवाल यहां पर यह है कि कौन डिसाइड करता है? करता है कि पथ की उपग्रह का, उपग्रह क्या कण ही तो है, उपग्रह या किसी कण का पथ क्या होगा। हु डिसाइड दिस? कौन डिसाइड करेला? कौन डिसाइड करेला कि ऐसा होएला, कि ऐसा होएला? कौन डिसाइड करेला? तो हम कहेंगे, मैं बताता हूं, ये डिसाइड करता है आंसर है इसका, है ना, उपग्रह या कण का वेग कह लो या चाल कह लो, वेग कह लो या चाल कह लो, वेग कह लो या चाल कह लो। ठीक है, देखिए कैसे। हाउ तो अब हमने कहा आगे चलते हैं, है ना। कण की चाल, माना कण की चाल भी है। देखो यहां पर एक चाल होती है वी नॉट, जिसे हम कहते हैं कक्षीय चाल। कक्षीय चाल का सूत्र होता है अंडर द रूट जी एम अपॉन आर। एक होता है एस्केप वेलोसिटी, एक क्या होता है बेटा? एस्केप वेलोसिटी। इसकी वैल्यू कितनी होती है? अंडर द रूट 2g m आर। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो एस्केप वेलोसिटी है भैया, एस्केप वेलोसिटी है पलायन वेग, ये √2 गुना होता है कक्षीय चाल के। कहीं पर भी किसी भी जगह आर ले लो, यहां पर कोई भी कुछ भी आर ले लो, छोटा आर ले लो, R0 ले लो इसको, चलो R0 मतलब कक्षीय त्रिज्या। तो जो पलायन वेग होता है वो √2 टाइम्स होता है इसके, मतलब एस्केप वेलोसिटी है वो 1.414 टाइम्स होती है V0 की, है ना। ऐसा होता है, ये होता है। तो अब देखना बेटा, यहाँ क्या क्या कंडीशन बनती है कि मान लीजिए एक कोई कण है, एक कोई क्या है बेटा? कण, जिसे हम उपग्रह कह रहे हैं। इसकी चाल कितनी है? v। इसकी चाल कितनी है? v। अब अलग अलग कंडीशन, ठीक है, अलग अलग कंडीशन, है ना। तो केस वन, केस अगर हम 1 लेते हैं और हम कहते हैं जो कण की चाल है वो कम है V0 से, तो ये पृथ्वी पर गिरेगा। कण दीर्घ वृत्तीय पथ बनाते हुए पृथ्वी पर गिरेगा,
पृथ्वी पर गिरेगा, गिरेगा, पृथ्वी पर गिरेगा। अगर चाल, किसकी चाल, कण की चाल कम है v नॉट से, कक्षीय चाल से, तो कण दीर्घवृत्तीय पथ बनाते हुए पृथ्वी पर गिरेगा। हम इस कॉन्सेप्ट से पहला वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करवा सकते हैं अगर आप साथ दे दो मेरा। तो इस कॉन्सेप्ट से बेटा मैं पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा आपको, ठीक है। पृथ्वी पर गिरेगा, पृथ्वी पर टकराएगा, पृथ्वी पर टकराएगा। दूसरा केस क्या हो सकता है कि v का मान बराबर हो जाए v नॉट के, तो बताओ पथ कैसा होगा, तो हम कहेंगे वृत्ताकार। पथ कैसा होगा, वृत्ताकार होता है, इसको नोट कर लेना, वैसे शायद मैंने क्लास में बताया होगा। तीसरा केस अगर v का मान ज्यादा है, सॉरी v का मान जो है वो ज्यादा है किससे, v नॉट से, लेकिन एक कम है v एस्केप से। मतलब v का मान vo कक्षीय चाल से, vo कक्षीय चाल मतलब इससे, कक्षीय चाल समझ गए, Gm/r0, जिसमें वो वृत्ताकार गति करता है। तो अगर v का मान इन दोनों के बीच में, ठीक है, किसके बीच में, vo और एस्केप वेलोसिटी के बीच में, ठीक है, vo और एस्केप वेलोसिटी के बीच में, ठीक है। यहां पर हम इसमें v का मान ऐसे भी लिख सकते हैं, v का मान ये भी लिख सकते हैं, ये हो सकता है v नॉट से √2v0 के बीच, वही तो मतलब हुआ, v एस्केप से कम और v नॉट से ज्यादा, कक्षीय चाल से ज्यादा है और पलायन वेग से कम है। पलायन वेग से कम है तो पलायन करेगा नहीं, पलायन वेग से कम चाल है तो पलायन करेगा नहीं कण, हाँ सर, ठीक है। लेकिन vo से ज्यादा है, vo होता है तो पथ कैसा होता है, वृत्ताकार। अब चाल vo से ज्यादा है तो पथ वृत्ताकार नहीं होगा, और एस्केप वेलोसिटी से कम है, से कम है तो कण बाहर भी नहीं जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, जो कक्षा होती है, जो पथ होता है वो दीर्घवृत्त होता है, पथ दीर्घवृत्त होता है। पथ क्या होता है बेटा, दीर्घवृत्त होता है, जैसा कि अपना है ना। ये किस केस में होता है, सूर्य व उपग्रह की गति में, सूर्य व ग्रह की गति में। ग्रह क्या करते हैं, ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किस चाल से, किस कक्षा में, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, ठीक है। तो इनकी चाल क्या होती होगी, तो हम कहेंगे कक्षीय चाल से ज्यादा, पलायन वेग से कम, है ना, कक्षीय वेग से ज्यादा, पलायन वेग से कम। सर अगर अगला केस, ये तो पहला केस हो गया, एक केस 2 हो गया, ये केस 3 हो गया, केस 4 कि अगर जो v है उसका मान v एस्केप के बराबर हो जाए, v एस्केप के बराबर हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, तो हम कहेंगे कण का पथ परवलय होगा, परवलय होगा, और कण पलायन कर जाएगा, कण पलायन कर जाएगा, मतलब क्षेत्र से जस्ट बाहर चला जाएगा, ऊर्जा इसकी शून्य होगी। ऊर्जा कैसी होगी, शून्य। एक और केस कि सर अगर
v का मान, v किसकी चाल है? कण की चाल, कण की चाल है। v का मान ज्यादा हो जाए v एस्केप से, तो जो पथ होता है कण का, पथ अति परवलय, पथ अति परवलय होगा, पथ अति परवलय होगा। पथ कैसा होगा? अति परवलय। और पलायन तो कर ही जाएगा, पलायन तो कर ही जाएगा। तो कण के साथ क्या होगा? ये किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? वेग पर। किस पर निर्भर करता है बेटा? वेग पर। ठीक है, कि कण को किस वेग से फेंका जा रहा है। ठीक है, जैसे हम किसी कण को फेंकें, किसी कण को बेटा हम फेंकें पृथ्वी की सतह से, तो अब समझना यही ये कण है, एक कण है, ध्यान से सुनना, एक कण है। इसकी चाल अगर कक्षीय वेग के बराबर है तो ये पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में गति करेगा, वृत्ताकार कक्षा में गति करेगा। हमने इसको फेंका, इसकी चाल ठीक पलायन चाल के बराबर है, तो ये फेंक दिया हमने, अब ये वापस कहीं नहीं आएगा, अनंत पे चला जाएगा, और इसका जो पथ है वो परवलय होगा। इसका जो पथ है वो कैसा होगा बेटा? परवलय होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो बेटा? हाँ सर समझ रहे हैं। अब इसकी चाल, इसको हम फेंक रहे हैं, इसकी चाल एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है, सॉरी यस एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है, तो भी ये एस्केप चल जाएगा, पलायन कर जाएगा, पथ क्या होगा? अति परवलय, अति परवलय। अब एक इंपॉर्टेंट केस बचता है कि चाल इसके बराबर बीच में हो, कि ये कक्षीय चाल और ये पलायन चाल, कक्षीय वेग पलायन वेग, अगर चाल इनके बीच में है, इनके बीच में, तो कण किस पथ पर गति करेगा? सर इस केस में जो कण गति करता है, इस केस में जो कण गति करता है वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करता है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करता है। यही केस होता है बेटा सूर्य और ग्रहों की गति में, सूर्य एंड ग्रहों की गति में बेटा यही केस होता है। थैंक यू, थैंक यू। और कभी चाल V0 से भी कम है, V0 से भी कम है, V0 से भी कम है। ठीक है, V0 से भी कम है। जैसे हमने इसको फेंका, हमने इसको फेंका, दम लगा के फेंका, दम लगा के फेंका, है ना, बहुत ज्यादा वेग से, बहुत ज्यादा वेग से, लेकिन जो वेग है वो कम है, किससे? कक्षीय वेग से। तो ये जाएगा जाएगा जाएगा, दीर्घवृत्ताकार पथ पर चलेगा और पृथ्वी पर आके गिरेगा, दीर्घवृत्ताकार पथ पर गिरेगा और चलेगा और पृथ्वी पर ही आके गिरेगा। किस पर आके गिरेगा? पृथ्वी पर आके गिरेगा। सर आप झूठे हो, झूठे, आप झूठ बोलते हो। हमने कहा हम काहे के लिए झूठे? तो आप कहोगे कि मास्टर तू अभी क्या कहते आया है बचपन से, मास्टर तुम क्या कहते आया है बचपन से कि ये पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह है, हमने यहां से किसी कण को फेंका, चलो यहीं से फेंक रहे हैं, पृथ्वी की सतह से हमने किसी कण को फेंका, यूं वेलोसिटी दी, यू एंगल थीटा, गिरा, तो कण पृथ्वी पर ही गिरता है। ये जो वेलोसिटी है यू एस के वेलोसिटी से कम है, ऑर्बिटल वेलोसिटी से भी कम है, ऑर्बिटल वेलोसिटी से भी कम है, ये पृथ्वी पर गिरता है, पथ परवलय होता है, पथ परवलय होता है। हमने कहा भैया भैया थोड़ा समझदार बनो, ये गति कौन सी है? जी नियत है, ये पृथ्वी की बिल्कुल सतह वाली गति है, पास वाली, जहां जी का मान नियत होता है, वो ऐसी गति। ये पृथ्वी इतनी बड़ी और हम यहाँ इतने से यहीं खेल रहे हैं, इतने में खेल रहे हैं, तो यहाँ पर बेटा जी का मान नियत मान लेते हैं अपन। यहाँ आप कह दो कि पथ कैसा होता है? परवलय, है ना। वही वाला केस के समय नीचे आने में कितना लगा? 2h/g लगा, 2h/g समय लगा नीचे आने में, है। लेकिन ये जो ग्रहों उपग्रह गति होती है वो पृथ्वी की सतह नहीं होती, पृथ्वी इतनी सी, ग्रह यहां से फेंक रहे हैं हम, यहां से फेंक रहे हैं बहुत दूर, यहाँ जी चेंज हो रहा है भैया, यहाँ जी चेंज हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है बीच में पता नहीं क्या हो रहा है भाई साहब, जी चेंज हो जाता है ना। तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं दोस्तों। तो अगर हमने यहां से फेंका ना, यहां से फेंका v वेग से और v का मान कम है vo से, तो ये क्या करेगा?
ये ऐसे 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 पथ बनाएगा, दीर्घवृत्ताकार पथ ही होगा और पृथ्वी पर आकर गिर जाएगा, पृथ्वी पर आकर गिर जाएगा। ठीक है, अगर भी का मान ज्यादा है किससे, भी ओ से, और कम है भी एस्केप से, भी एस्केप से, तो इसका पथ ऐसा होगा, कुछ ऐसा, है ना, ऐसा होगा, दीर्घवृत्त बनेगा, दीर्घवृत्त बनेगा ऐसा। याद रखना है बात को, याद रखना है बात। सर हमें भरोसा नहीं हो रहा है, हमें भरोसा नहीं हो रहा। देखो हम तुम्हें भरोसा करवाएं, हम तुम्हें भरोसा करवाएं, हम इसमें घुसना नहीं चाहते थे। हमने जो पहला सवाल है ना दूसरे तरीके से कर दिया, ये वाला सवाल, ये वाला सवाल एक तरीका मैंने बता दिया, एक कैस में दो तरीके बताए थे, एक ऊर्जा से और दूसरा जो हम बेसिक तरीका जानते हैं कि नेट बल बराबर एम है। अब आप तीसरा तरीका, तीसरा तरीका है सिंचनाटी। हमने कहा यह है ग्रह, यह है पृथ्वी, यह है पृथ्वी, ध्यान से सुनिएगा, यह है पृथ्वी, यह है पृथ्वी। यहां पर कोई कण था, चाल कितनी थी vo, कैसी गति करेगा सर, वृत्ताकार गति करेगा, वृत्ताकार गति करेगा, डिग 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 वृत्ताकार गति करेगा, क्योंकि सवाल में कहा गया है, इसका मतलब इस कण की चाल कक्षीय चाल के बराबर होगी। अब इन्होंने इसको रोक दिया, सडनली ये खत्म कर दिया, ये खत्म, इसको रेस्ट में ले आए, रोक दिया। इसका मतलब हुआ कि जो कण की चाल है, कण की चाल है उपग्रह की चाल, कण की चाल लेस देन vo हो गई। हाँ सर कण की चाल लेस देन vo हो गई, कण की चाल क्या हो गई बेटा, लेस देन vo हो गई। तो वैसे तो अब कण की चाल लेस देन वी हो गई, तो ये कैसे गिरेगा, बिल्कुल सीधे गिरेगा, बिल्कुल सीधा गिरेगा। ठीक है, लेकिन हमने कहा कि कण की चाल लेस देन वी है, तो कण का चाल क्या होगा, दीर्घवृत्त, दीर्घ, तो कण का पथ, कण का पथ दीर्घवृत्त होगा, हमने यही तो बताया है, दीर्घवृत्त होगा, वह कण पृथ्वी पर गिरेगा, पृथ्वी पर गिरेगा, पृथ्वी पर गिरेगा। सही बात है, बनी बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बेटा ये मत देखना कि सवाल कितने हुए हैं, ये देखना कि सीख क्या क्या रहे हो। हमें सिर्फ सवाल हल कराने होते ना, तो अब तक मैं 6-7 सवाल हल करा के आगे बढ़ जाता। सीखो चीजों को, एक सवाल से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, यही तो एडवांस की माया है। तुमको लगता है कि एडवांस में मायावी सवाल आते हैं, साथ साथ तुमको ये भी लगता कि तुम्हारा मास्टर मायावी है ही नहीं, तुम्हारे मास्टर को सीधा सीधा बोर्ड वाला जेईई मेंस वाला आता है, ऐसा लगता है तुमको। तुमको ऐसा लगता कि मास्टर मायावी है ही नहीं। बेटा जेईई एडवांस के लिए अगर सवाल मायावी है ना, तो मास्टर को ना सुपर मायावी बनना पड़ता है। मास्टर को क्या बनना पड़ता है, सुपर मायावी। और कोई भी मास्टर एक ही फिलॉसफी पे चलता है, जैसा देश वैसा भेष, है ना, कि जिस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं उस एग्जाम के बेस में आ जाओ। कभी हम बोर्ड के लिए बता रहे होते हैं तो बोर्ड जैसे बन जाते हैं, कभी जेईई मेंस के लिए बता रहे होते हैं तो जेईई मेंस के जैसा बन जाते हैं, एयर बैच में पढ़ा रहे होते हैं तो एयर बैच जैसा बन जाते हैं, है ना, टारगेट आईटी, है ना, कट्टर एडवांस बैच चल रहा होता तो कट्टर एडवांस बन जाते हैं, है ना। ऐसा बनना पड़ता है मास्टर को। मैं अपने गांव में जाता हूं तो गांव में अपनी देसी भाषा में बात करता हूं कि हमने ललात कई ती होए, लला ने मानी नैया होए, कि लड़ा हम ते ना बिड़ियो होए, ऐसा वैसी बात करते हैं ना। आलू का अभाव दाए, है ना, तुम बहुत महंगे लगाए रहे, तुमने हमें चीने के नहीं चीने, हम तुम्हें चीनत हैं, तो देसी भाषा में बात करते हैं। अब यहाँ आते हैं इंदौर दिल्ली ऐसे, तो अपन
यहाँ की भाषा में बात करने की कोशिश करते हैं, जो कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। फिर अगर मान लीजिए हमको अंग्रेज मिलता है इंडिया में, है ना, फर्जी अंग्रेज, तो हम उससे ऐसे ही अंग्रेजी में बात करता है, क्यों घोड़ा तू बता इंडिया कब आया और यहाँ से कब वापस जा रहा है, ऐसा। और फिर जब हम अंग्रेजों के देश में गए, तो फिर उनकी भाषा में बात करनी पड़ती है, या भाई चाहे कहना, अब तू होते बता रहा, ऐसे कि ऐसा बोलो, समझ ही नहीं है कि क्या बोल रहा है। आई वांट टू गेट द ट्रेन फॉर दैट स्टेशन, कैन यू हेल्प मी आउट, आई एम नॉट गेटिंग दैट माय मोबाइल प्रॉपर्ली, ऐसे बोलना पड़ता है। जैसा देश वैसे यहाँ पर भी बेटा भाई होता है। सीखो मायावी सवाल बहुत सिखा के जाते हैं। तो कर्ण की चाल इतना, व्रत ऐसा, व्रत पर गिरेगा, ठीक है। वैसे तो इस केस में कर्ण की चाल 0 ही हो गई, तो ये थोड़ा सा स्पेशल केस है। कर्ण की चाल 0 ही हो गई, ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, ये सीधा गिरेगा, सीधा गिर जाएगा वैसे तो। लेकिन हम मान सकते हैं कि सीधा नहीं, मतलब ये दीर्घ व्रत बना रहा है, लेकिन बहुत पतला सा दीर्घ व्रत बना रहा है। वैसे तो सीधा गिरेगा, लेकिन हम मान सकते हैं कि बहुत पतला दीर्घ व्रत बना रहा है, जिसका बी लगभग कितना है, 0। 2 अक्ष होती हैं, एक दीर्घ अक्ष और एक लघु अक्ष लगभग 0 है, वेग 0 है, लघु अक्ष लगभग 0। बहुत पतला दीर्घ व्रत है, दीर्घ व्रत, ठीक है, दीर्घ व्रत। अब बात खत्म। अगर ये दीर्घ व्रत है, देखो ए वाली दूरी कितनी थी, इसकी त्रिज्या कितनी थी भाई साहब, ये त्रिज्या थी ए, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी थी, ये थी, ठीक है। अब इसका अर्ध दीर्घ अक्ष कितना हो जाएगा, इसका अर्ध दीर्घ अक्ष हो जाएगा a/2, अर्घ दीर्घ अक्ष क्या हो जाएगा इसका, a/2। तो हम आवर्तकाल लिखें, इसका, तो हम इसका आवर्तकाल करें, t1 समानुपाती होगा a⁻3। हम आवर्तकाल इसका लिखें, इसका आवर्तकाल हमने मान लिया t2 समानुपाती होगा a/2 की घात 3, a/2 की घात 3, ऐसा। हाँ ऐसा मास्टर ऐसा क्या हम कहेंगे, बिल्कुल ऐसा। अब सिंप्लीफाई कर लो, है ना, 3 नहीं 3/2, यहाँ वर्ग होता है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आ जाओ, हिम्मत है तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो ये कितना हो गया, t1 स्क्वायर, t1/t2 का होल स्क्वायर, t1/t2 का होल स्क्वायर, इसको हमने भाग किया, इज इक्वल टू कितना होगा, a⁻3/2, ये एक कैंसिल आउट हो गया, बटे 2 नहीं, बटे 8, बटे कितना 8 हो गया, ठीक है। तो यहां से देखो, यहां से t1/t2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 8 चला गया ऊपर, 8 चला गया भैया ऊपर चला गया, ठीक है। ये क्या बवाल है, इसका रूट ले लो, इसका क्या ले लो, रूट। तो t1/t2 इज इक्वल टू कितना आ गया, √8 आ गया, तो t2 का मान कितना आ गया, t2 का मान आ गया √8 टाइम्स t1, नहीं, t2 का मान आ गया t1/√8, t2 का मान आ गया t1/√8। मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, t1/√8, √8, यस। तो आई थिंक ये क्या लिखा है, ये भी तो √8 ही लिखा है ना। इसको अपन देखें, इसको सिंप्लीफाई करें, ये √2 है, अपॉन में 8 है, 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 8 को अपन लिख सकते हैं 4 × 2। ये रूट अकेले में है पूरे में है, अब हमको ये भी चेक करना पड़ेगा, रूट अकेले में है पूरे में है, अकेले में है का रे रूट अकेले में है पूरे में है, रूट, इसको हम सिंप्लीफाई करें यहां से, तो इसको लिख सकते हैं √2 डिवाइडेड बाय 4 × √2 × √2 से √2 गया तो ये 4/√2,
ये 1/4√2 आ गया, 1/4√2। ये तो आ रहा है 2√2, 2√2। हमने कुछ गड़बड़ किया क्या? एक बार देखना, इसका वर्गमूल लेंगे। 2 की घात 1/8 हो गया, 1/8 और 1/8 का वर्गमूल √8। √8 ही तो आ रहा है। कितना आ रहा है? √8। ये 1/4√2, तो √8 का मतलब है 2/√8। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, ये पूरे के अंदर तो रूट नहीं है। एक बारी मैं देखता हूं, यह हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हो। मेरे पास पीपीटी थी, अरे यार लेकिन मोबाइल बाहर है। पीपीटी थी मेरे पास, लेकिन मोबाइल मैंने बाहर चार्जिंग में लगाया हुआ है। देखो इसकी त्रिज्या हो गई ये, ठीक है। इसकी त्रिज्या सेमी मेजर एक्सिस a/2 हो गया, a/2 की घात 3, इसकी घात 3, 3, इसकी घात 3, 8 चला गया उधर, इसका स्क्वायर किया, इसकी रूट आ गई, इसकी रूट आ गई, तो यही वैल्यू आ रही है भाई। ये आंसर आ रहा है मेरा। तो चलो देखेंगे, चेक करेंगे। ये आंसर आ रहा है और बिल्कुल सही तरीका है ये भी। वहां से भी चेक करना, यहां से भी चेक करना, वैल्यू यही आनी चाहिए। हो सकता है यहां पर कुछ मिसप्रिंट हो, यहां पर कुछ मिसप्रिंट हो। देखो P1 समानुपाती a की घात 3। a क्या है? रेडियस, इसकी रेडियस यही थी ना। रेडियस वेडियस दी नहीं थी, हमने मान लिया है ना कि a त्रिज्या में चल रहा था। किस त्रिज्या में चल रहा था? a। हाइट हमने a ली थी, वहां पर भी हाइट दी नहीं थी, अपन मानी थी ना a हाइट। हाँ कि यहाँ पर हाइट कितनी मान ली थी बेटा अपन ने? a। ठीक है, उस तरीके से सॉल्व किया था। और यहां पर भी सेकंड केस में T2। अब इस केस में ये यहां से चला और यहां गिरा, ये बहुत पतला सा दीर्घवृत्त बनाया है, तो ये a हो गई इसकी दीर्घ अक्ष। तो अर्ध दीर्घ अक्ष कितनी हो जाएगी बेटा? a/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? a/2। ये समानुपाती होता है t² समानुपाती होता है अर्घ दीर्घ अक्ष बोले तो a/2 का घात 3। यही है ना, यही था ना केपलर भाई साहब का नियम? केपलर भाई साहब का नियम यही था। यस सर, यही था। बस इनका भागाकार करो, इनका क्या करो? भागाकार करो। ठीक है, तो क्या करोगे? T1/T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a/a/2 इसकी होल घात 3। होल घात 3, एक कट गया तो 2 ऊपर चला गया, तो T1/T2 2 की घात 3 आएगा, इसका होल स्क्वायर है। इसका क्या था बेटा? होल स्क्वायर। तो T1/T2 की वैल्यू है ये 2 की घात 3/2, यही आनी चाहिए, है ना, यही आनी चाहिए, ये आंसर होगा। ठीक है, अगर कुछ मैच नहीं कर रहा तो हो सकता है मिसप्रिंट हो। कौन सी प्रिंट हो बेटा? मिसप्रिंट हो कुछ ऐसा। चलिए हम आगे बढ़ जाएं, हम आगे बढ़ जाएं। हाँ, अब आगे बढ़ते हुए अपन लौट चलते हैं उसी सवाल पर। इस सवाल की चर्चा कर रहे थे, कितना मजेदार, कितना प्यारा सवाल था। हाँ भाई, अच्छा वो लेक्चर है मेरा 4 बजे। अच्छा, वो बीएम को बोल दो ना कि कितने बजे? 4:15 का करते हैं। हाँ 4:15। ठीक है भाई, चलो इस सवाल को कर लेते हैं अपन। मैंने आपको कुछ कहानी आनी बताई, कहानी वानी समझाई। अब इस सवाल को अपन करते हैं जल्दी से। यहाँ पर जो चाल है अंततः अपनी इतनी आई है, चाल इतनी आई है। चाल कितनी आ गई भाई साहब? जो चाल है कण की वो कितनी आई है? √1.25 इंटू V0। और हम देख सकते हैं ये चाल है, ये V0 से ज्यादा है, V0 से ज्यादा है तथा V0 से ज्यादा है तथा V एस्केप से कम है। V एस्केप से कम नहीं, कम है। V एस्केप से कम है। अतः अतः कण का पथ, अतः कण का पथ दीर्घवृत्ताकार होगा।
दीर्घ वृत्ताकार होगा। अतः कण का पथ दीर्घ वृत्ताकार हो अतः कण का पथ दीर्घ वृत्ताकार होगा। अच्छा, पिछले सवाल में अगर कोई मिसप्रिंट होगा बेटा मैं चेक कर लूंगा, अपन ने जो सॉल्व किया वो सब बरोबर है ना। दो क्या मैंने आपको तीन तरीके बता दिए, एक पहले एनर्जी से, दूसरा तरीका बताया था एनर्जी के बाद फोर्स से, बाद में एनर्जी वाली समीकरण आ गई थी उसमें, तीसरा तरीका मैंने अभी बता दिया इस कॉन्सेप्ट से, दीर्घवृत्ताकार होगा। तो दीर्घवृत्ताकार पथ में क्या होता है भाई साहब, ये तो केपलर के नियम वाला आ गया, पेरिजी एपोजी याद है। तो ये आपकी यहां पर आपका ग्रह होता है, ये सबसे दूर वाला बिंदु, यहां पर चाल मिनिमम होती है, मान लीजिए कितनी है V2। ये वाली दूरी मैक्सिमम होती है, मान लीजिए कितनी है R2। कण घूमते 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 यहां आएगा तो यहां पर चाल मैक्सिमम होती है, मान लीजिए कितना V1, और यहां पर दूरी मिनिमम होती है, R मिनिमम होती है, मान लीजिए R1। ठीक है, बरोबर। एक पॉइंट को बोलते हैं अपोजी, एक को बोलते हैं पेरिजी। ये पेरिजी एपोजी, एक को पेरिजी और एक को एपोजी बोलते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है सवाल में, क्या निकालना है कि पृथ्वी के केंद्र से कण का पथ पता चल गया ना। अच्छा, ये सन नहीं है, अर्थ है, कोई बात नहीं, कुछ भी बने रहो, क्या फर्क पड़ता है, ये अर्थ है। हमें ज्ञात करना है कि पृथ्वी के केंद्र से उसकी न्यूनतम तथा अधिकतम दूरियों की गणना कीजिए, कर लेंगे बेटा, हम शर्माएंगे नहीं, बड़े आसानी से कर लेंगे, कैसे कर लोगे, तो एक समीकरण बनाएंगे अपन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का, एक समीकरण बनाएंगे बेटा अपन किसका, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का। बना लेंगे क्या सर, काहे नहीं बना पाएंगे, बना लेंगे। ठीक है, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन का इक्वेशन क्या होगा, mv2r2 बराबर mv1r1, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन एक। ठीक है, m किसका, इसका द्रव्यमान, v2r है ना, v1r, एक इक्वेशन हो गई। एक इक्वेशन बनाएंगे बेटा अपन जूनियर जी का नहीं, एनर्जी का, एनर्जी का इक्वेशन क्या होगी, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R2, पोटेंशियल एनर्जी। इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R1, तो इसमें कोई कंफ्यूजन बेटा होना ही नहीं चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन बेटा इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। और ये जो वेलोसिटी है वो ज्यादा इस पॉइंट पर है, तो यहाँ की जो वेलोसिटी है वो कितनी आपको दी गई है, 1.25 इंटू V0, अरे दत्ते देखिए, इंटू V0। अरे यार सर पता कैसे चला इस पॉइंट की वेलोसिटी है, पता कैसे चला, हमने कहा यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है। मैंने आपको कण का पथ बना के बताया था, शायद मैंने मिटा दिया है अभी, मैं यहाँ अगले पन्ने पर बता देता हूँ कि जैसे ये ग्रह है, यहाँ से हमने कण को फेंका, वेग कितना दिया v, और अगर ये v का मान ज्यादा है vo से, है ना, कम है v एस्केप से, v एस्केप से ज्यादा हो गया तब तो कोई मतलब ही नहीं, पलायन कर जाएगा, क्या कर जाएगा, पलायन। v की एस्केप से ज्यादा है ना, तो फिर ऐसे घूमेगा बेटा, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, इस पॉइंट पर वो है v, तो अपन को जो वेलोसिटी दी गई है v, जिसका मान कितना है, रूट के अंदर 1.25 v0, वो इसी पॉइंट पर है, पास वाले पॉइंट पर है।
पास वाले पॉइंट पर है, बरोबर। तो यहां पर अपन को वेलोसिटी पता है, यहां पर वेलोसिटी पता है। चलिए आपको R1 R2 निकालना है, हो जाएगा सॉल्व? अरे जल्दी बोलो भैया, सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वी ऑल आर गेटिंग लेट, वी ऑल आर गेटिंग लेट। ओढ़नी ओढ़ के नाचूं ओढ़नी। तो चलिए बच्चों, यहां से आप इसको सॉल्व कर लेना। VO का मान आप जानते हो, कभी VO की जरूरत पड़े ना आपको कि सर VO नहीं पता है, VO नहीं पता है, तो VO कितना होता है? VO होता है अंडर द रूट GM, त्रिज्या दी थी क्या? R त्रिज्या, GM इंटू डिवाइड बाय R, GM डिवाइड बाय R, ठीक है। और ये दो समीकरण होते हैं अपने, ठीक है। ठीक है, तो यहां से इसको सॉल्व करना। एक समीकरण हो गया, एक समीकरण हो गया, एक जानकारी हो गई, जानकारी हो गई। VO का मान हमारे पास है, ठीक है, और VO का मान भी दिया है क्या? V का मान है, ठीक है। तो बस अब यहां से इन इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा, एक ही सुन लो कि सर कहां गए, ये वाली दूरी तो अपन को पता है ना, R1 का मान किसके बराबर है? R के ही बराबर। ये दूरी R थी ना, ये दूरी R थी पहले, R दूरी से इसको फेंका तो R V1 हमारे पास ऑलरेडी है, R1 हमारे पास ऑलरेडी है R के बराबर। V1 हमारे पास ऑलरेडी है, R1 ऑलरेडी है। सर R1 ऑलरेडी कैसे? हमने कहा देखो यहां से फेंका था ना, यहां से बोले तो ये R त्रिज्या के वृत्त में घूम रहा था, ये इसमें घूम रहा था। ये दूरी कितनी थी? R। ये दूरी थी कितनी थी? R। अब बाद में जब पथ क्या बन गया? दीर्घवृत्ताकार बन गया, दीर्घवृत्ताकार बन गया, तो ये जो R थी बेटा, R, यही तो R थी, ये R थी। अब यही क्या रह गया? R min रह गया। यही क्या रह गया बेटा? R min, और जिसको आप क्या कह रहे हो? R1, R1। ये आपका V max है, V max, जिसको आप क्या कह रहे हैं बेटा? V1 कह रहे हैं। तो V1 R1 हमें पता है, ठीक है, हमें R1 की वैल्यू पता है, V1 की वैल्यू पता है, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन में V2 R2 क्या क्या अज्ञात बचा बेटा? यहाँ अज्ञात बचा है V2 R2, ठीक है, और इसमें भी V2 R2। तो एक समीकरण ये कह दो, दूसरा समीकरण ये कह दो, दो अज्ञात V2 एंड R2 अज्ञात है। देखो बेटा सवाल एक था, लेकिन ये पूरा ग्रह और उपग्रह की गति कवर कर गया। एक ही सवाल ग्रह उपग्रह की पूरी गति कवर कर गया भाई साहब। और कितना प्यारा चीज था, इसने तो पहले वाले सवाल को भी लपेट लिया। तो ऐसे गिना मत करो कि कितने सवाल हुए हैं, कॉन्सेप्ट सीखा करो, बरोबर। अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। अब कुछ अपन PYQs में देख लेते हैं कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। क्या PYQ में भी इतनी ही जद्दोजहद होती है? आइए, M द्रव्यमान वाले ग्रह को दो प्राकृतिक उपग्रह दो वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमण कर रहे हैं। उपग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण बल की उपेक्षा कीजिए। पहला उपग्रह जिसका द्रव्यमान M1, कक्षीय चाल V1, कोणीय संवेग L1, गतिज ऊर्जा K1, आवर्तकाल T1, त्रिज्या R1 वाली कक्षा में स्थापित है। और दूसरे के लिए वही M2, V2, L2, K2, T2 में उपस्थित हैं, ठीक है। तो देखो बेटा एडवांस में फिर से वही बात है कि सवाल इजी भी होते हैं और डिफिकल्ट भी होते हैं। ये सवाल करने लायक है, जैसा मुझे पढ़ के अभी तक लगा है। ये सवाल कैसा है? करने लायक। आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? आइए फटाफट अपन देखते हैं सीन क्या है। तो एक ग्रह है अपना, ऐसा एक ग्रह है, इसके दो उपग्रह हैं और दोनों अलग अलग कक्षाओं में हैं। दोनों कहां है बेटा? अलग अलग कक्षाओं में। तो ये बड़ी बेसिक जानकारी पर आधारित सवाल है
एक कक्षा की त्रिज्या बोली गई है r1, दूसरी कक्षा की त्रिज्या कितनी बोली गई है r2, और ऑब्वियसली ये r2 ये r1, यहां पर कक्षीय चाल कितना बोला गया है बेटा v2, और यहां पर कक्षीय चाल कितना बोला गया है बेटा v1, ठीक है। और राशियां क्या क्या हैं, गतिज ऊर्जा, कोणीय संवेग। तो देखो पहले उपग्रह की बात करते हैं, फर्स्ट सैटेलाइट की। तो अगर हम L1 का मान लिखें तो ये हो जाएगा mv1r1। काइनेटिक एनर्जी की बात लिखें तो हाफ m इंटू V1 का स्क्वायर, V1 का मान लिखें तो V1 का मान हो जाएगा अंडर द रूट जी m अपॉन r1। ये कैपिटल M किसका द्रव्यमान है, ग्रह का द्रव्यमान है, ठीक है। और किसकी चर्चा की गई, आवर्तकाल लिखें तो आवर्तकाल T1 समानुपाती होगा, T1 स्क्वायर समानुपाती होगा R1 की घात 3 के। सर इन्हीं राशियों की चर्चा की गई है, L K T, इनकी चर्चा की गई है, ठीक है। ओके, ठीक है। इसका द्रव्यमान m1 दिया गया है, द्रव्यमान कितना m1। अगर हम दूसरे ग्रह के लिए बात करें, सॉरी दूसरे उपग्रह की बात करें, तो दूसरे उपग्रह के लिए L1 L इक्वल टू हम लिखेंगे द्रव्यमान कितना m2, v कितना v2, r कितना r2। यहां पर द्रव्यमान m1 कर लो बेटा। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी K2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। कक्षीय चाल v2 की बात करें तो ये कितना हो जाएगी बेटा, अंडर द रूट g कैपिटल M ग्रह का द्रव्यमान बटे r2। आवर्तकाल की चर्चा करें तो r2 का स्क्वायर समानुपाती होगा r2 की घात 3 की। ये बेसिक जानकारी है, इसी से सवाल सॉल्व हो जाएगा, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल ही बेसिक चीजें हैं ये। अब अपन देखते हैं क्या कहा जाता है। अच्छा, कुछ अनुपात भी आपको दिए गए हैं, वो भी लिख लो, कि जैसे m1 अपॉन m2, r1 अपॉन r2, इनके मान आपको दिए हुए हैं 2:1/4, 2:1/4। तो m1 अपॉन m2 का मान आपको दिया गया है 2, और r1 नहीं, एंड r1 अपॉन r2 का मान दिया 1/4। जोड़ी मिलाव वाले सवाल ज्यादातर आसान ही होते हैं, इजीली हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या समझ में आ रहा है, सबसे पहले हमें कक्षीय चाल बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि कक्षीय चाल जैसे हम लिखें v1 अपॉन v2, इसकी बात करें तो ये हो जाएगा अंडर द रूट, एक ही रूट में लिख देता हूं जी m अपॉन r1, और दूसरे के लिए जी m अपॉन r2, एक ही रूट में ले दिया। अनुपात ले रहे हैं, इसका अनुपात इसका अनुपात ले रहे हैं, मैंने एक ही रूट में लिख दिए। सही किया मास्टर, ओके। तो यो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रूट के अंदर बचेगा r2 अपॉन r1, और r2 अपॉन r1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r1 अपॉन r2 1/4 है, तो r2 अपॉन r1 कितना हो जाएगा, ये √4/1। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर, ठीक है। तो इसका तो 2 हो गया, तो p का हो जाएगा 2, p का कितना 2 हो गया। अब देख लो p का 2, ये दोनों गलत हो गए, ये दोनों गलत हो गए, ये फायदा होता है बेटा, ठीक है। अब इसके अलावा कोणीय संवेग का देख लो। अच्छा, इसके अलावा Q का 3, R का देख लेते हैं, R का देख लो या S का देख लो, S का देख लो और भी आसान है। S क्या है, आवर्तकाल। तो जो आवर्तकाल का रूट है, जैसे अपन लिखें T1 अपॉन T2, इसका होल स्क्वायर होगा, ये बराबर होगा R1 अपॉन R2 की होल घात 3। R1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1/4 दी गई है, इसकी घात 3, ठीक है। तो बेसिकली ये कितना आ गया, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/2 का घात स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट ले लें क्या पहले ही,
इसका स्क्वायर कर दो और इसकी घात कितनी है 3 है, इसकी घात कितनी है बेटा 3 है। अब T1 अपॉन T2 हमें लिखना है, T1 अपॉन T2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, इसकी घात कितनी है 3 दूनी 6 और रूट लोगे तो गुणा में 1/2 कर दोगे, ये घात 3/6 हो गई, तो 6 इंटू रूट लिया 1/2 आ गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कटी बाबा, तो 3 आ जाएगा, ये आ गया 1/8, 1/8। ठीक है, तो T1 अपॉन T2 की वैल्यू 1/8 आ गई, मतलब ये वाली आ गई, तो S का क्या हो गया बेटा 1 हो गया, S का 1 हो गया, S का 1 इसमें ये आंसर हो गया, है ना। S का 4 कह रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है बेटा, ठीक है ना। S का 1 4 तो नहीं आ रहा है ना, S का 1 ही है ना। T1 अपॉन T2, R1 अपॉन R2 की वैल्यू 1/4 ही थी, यस। ये क्या दे रहे हैं, सेकंड दे रहे हैं, गलत दे रहे होंगे। P का कितना, अच्छा P का 3 आया, आई एम सो सॉरी, P का कितना है 3, तो इतने में ही आंसर आ जाता, हमें ये भी निकालने की जरूरत नहीं थी। P का बेटा मैं 2A देख लिया, ऑप्शन मैच करोगे तो 3 है, वैल्यू 2 है, ऑप्शन मैच करोगे 3 होगा, तो बेटा P3 एक में ही है, इतने में ही बेटा सिर्फ V लिखने में आंसर मिल जाता। मैं कह रहा हूं ना कि सवाल कुछ इजी होते हैं, करने लायक होते हैं, स्कोरिंग होते हैं, आप कर सकते हैं नंबर फ्री फंड के। इसमें मैंने ये जानकारी लिखी, जानकारी लिख के सिर्फ V निकालता, V का वैल्यू 2 आया है, लेकिन इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 3 कर रहा है। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है बेटा, 3 कर रहा है, ठीक है। तो P का 3 एक ही ऑप्शन में है, यही P कैलकुलेट करके आप इन तीनों को गलत कर सकते थे, है ना, ऐसा बरोबर, हमने ये भी कैलकुलेट कर दिया। ऑल दो अगर आपको इनको भी कैलकुलेट करना है, अभी अपन सीख रहे हैं, तो बड़ी आसान बात है। अगर हम L1 अपॉन L2 निकालें, क्यू के लिए सॉल्व करें, तो L1 अपॉन L2, तो L1 कितना हो जाएगा M1, V1 की जगह अंडर द रूट GM अपॉन R1 और इंटू R1, इधर M2 V2 की जगह क्या लिखोगे, GM अपॉन R2 इंटू R2, GM कैंसिल आउट हो जाएगा, M1 अपॉन M2 का मान आपको दिया गया है, तो बेसिकली यहां से बचेगा M1 अपॉन M2 और मल्टीप्लाइड में रूट गया, रूट के अंदर R1 अपॉन R2, इसका वैल्यू 2 दिया है, इसका वैल्यू 1/4 दिया है, तो ये 1/2 आ जाएगा, कैलकुलेट होके कट गया, कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो Q का हो गया 1 है, 1 किसमें 2 इसमें है भाई, Q का क्या हो गया बेटा 1 आया है, तो ये 2 हो गया, Q का 2 ही होगा, Q का 2, इसका 3, इसका 1। ऐसे ही R का निकाल सकते हैं, R में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अगर लिखना है K1 अपॉन K2, तो आप कैसे लिखेंगे, K1 लिखेंगे हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। वैसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, हाफ से आप माफ हो गया, ये M1 अपॉन M2 और ये V1 अपॉन V2 का होल स्क्वायर। V1 अपॉन V2 की वैल्यू हम पहले केस में ही निकाल चुके हैं, 2 आ गई थी। V1 अपॉन V2 की वैल्यू कितनी आ गई थी, 2 आ गई थी, M की वैल्यू 2 है, V1 अपॉन V2 की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर ये कितना आ गया, अगेन 8 आ गया, कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। तो 8 के साथ मैच हो रहा है 4 के साथ, तो R का क्या हो गया 4 हो गया, R का 4 हो गया, है ना आंसर। लेकिन अगर एग्जामिनेशन हॉल में होते तो ये क्वेश्चन 1 मिनट में हल हो जाता। ऐसे क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे बेटा आपको, एग्जामिनेशन होते हैं। इस सवाल को देखिए आप, अच्छा लेकिन बेटा इससे पहले हमने जो 2 सवाल किए थे ना, वो 2 सवाल नहीं थे एज सच। उनसे अपन ने कितनी चीजें सीखी, थ्योरी कितनी सीख ली, उसमें सवाल तो कितनी जल्दी हो जाता अगर सिर्फ सवाल हल करना है तो। समझ रहे हो बात को? मान लीजिए मुक्त आकाश में एक गोलाकार गैस के बादल का द्रव्यमान घनत्व इतना है। आकाश में गोलाकार बादल है, बहुत बड़ा बादलों का गोला, ठीक है। इसकी केंद्र से दूरी कितनी है, R है।
यह गैसीय बादल m द्रव्यमान के समान कणों से बना हुआ है ना। बादल है किससे, कोई भी चीज किससे मिलके बनी होती, कणों से मिलके बनी हुई होती है। वृत्ताकार कक्षाओं में समान गतिज ऊर्जा से घूम रहे हैं। वृत्ताकार कक्षाओं में बेटा इस समान गतिज ऊर्जा से घूम रहे हैं। इन कणों पर पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है इन कणों पर। रो आर समय के साथ एक स्थिर राशि है। रो आर बेटा टाइम के साथ बदल नहीं रहा है, ये स्थिर है। तो कणों की संख्या घनत्व n जो बराबर है रो आर अपॉन एम का, इसका मान बताना है, जहां m एक कण का द्रव्यमान है। ठीक है, तो अगले पन्ने पे चलते हैं बेटा। देखिए हमारे पास क्या है, बादल है। क्या है, बादल। बादल किससे मिलके बने हैं सर, कणों से। कणों से ऐसे बहुत सारे कण, सारे कण एक जैसे हैं, सभी का द्रव्यमान कितना है, m है। सभी का द्रव्यमान कितना है, m है। हमने ये बादल ले लिया है r त्रिज्या का, और यहां पर एक कोई कण ले लेते हैं। ये उन्हीं कणों में से कोई एक कण है। ठीक है, त्रिज्या कितनी है इसकी, r है। त्रिज्या कितनी है, r है। इसका द्रव्यमान कितना बेटा, कण का m। और हमने मान लिया इन कुल बादलों का द्रव्यमान, कुल बादलों का द्रव्यमान कैपिटल m है। ठीक है, ये m क्या है, इन बादलों का द्रव्यमान, r त्रिज्या के कोने के बादलों का द्रव्यमान। r त्रिज्या के बादलों का द्रव्यमान। इसका वेग मान लीजिए कितना v है, तो इधर बल लग रहा होगा कितना, mv स्क्वायर अपॉन आर। mv स्क्वायर अपॉन आर। यहां पर कौन सा बल लग रहा होगा, वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा। यहां पर कौन सा बल लग रहा होगा बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा। अगर ये कुल द्रव्यमान कितना है, जैसे पृथ्वी मान लो, ये पृथ्वी मान लो, ये पृथ्वी है, इसका कुल द्रव्यमान अगर m है, तो यहां पर इसका कुल द्रव्यमान कैपिटल m है, तो यहां पर बल लग रहा होगा F ग्रेविटेशनल। F ग्रेविटेशनल, और हम लिखेंगे दैट F ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, F ग्रेविटेशनल का मान कितना, G कैपिटल M, ये पूरा पृथ्वी, इन बादलों का द्रव्यमान, इन बादलों का द्रव्यमान कैपिटल M बटे बीच की दूरी r स्क्वायर इंटू छोटा G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, r से एक r कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से हमें mv स्क्वायर का मान कितना मिला, ये मिला है बेटा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। अब चर्चा किसकी की गई है, क्या बोला गया है कि इनकी गतिज ऊर्जाएं दी गई हैं, समान गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा समान है, कितना है, k है। तो इसकी हम गतिज ऊर्जा लिखें, तो एक काम करता हूं मैं, यहां पर 2 से गुणा कर देता हूं, तो यहां पर भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो भाई साहब ये क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो इसको हमने लिख लिया अब काइनेटिक एनर्जी के इज जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2r। अब यहां पर बादलों के घनत्व की बात की है, ध्यान देना, स्मॉल m एक कण का द्रव्यमान है। स्मॉल m किसका द्रव्यमान है, एक कण का। लेकिन हम कैपिटल M को ऐसे लिख सकते हैं दैट कैपिटल M इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वॉल्यूम, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। चलिए पूछ क्या रहे, रो लाना है, रो आएगा m में, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। तो देखो बेटा यहां से हम m का मान उठाते हैं, m बदल, ये काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो 2kr डिवाइडेड बाय g इंटू स्मॉल m, g इंटू स्मॉल m, g इंटू स्मॉल m, बरोबर। चलिए nr रो डिवाइडेड बाय m। घनत्व तो नियत है, घनत्व तो नियत है, घनत्व तो कैसा हो वैसा बेटा, नियत हो वैसा।
ये आर है, आर है क्या ऑप्शन में? यस, ऑप्शन में आर भी है। अच्छा, तो सोचो, चलो मैं इसको लेके अगले पन्ने पे चलता हूँ। हमें रो लाना है बेटा। रो को हम कहाँ घुसा सकते हैं? एम में। रो को बेटा हम यहां पर ही घुसा सकते हैं, क्योंकि m इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम हो सकता है, रो इंटू वॉल्यूम हो सकता है। ठीक है। हम्म 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 हम्म। अब ये वैल्यू किसकी है? m की है, ये m है। हम इसका अवकलन कर दें, रो कांस्टेंट है, r बदल रहा है। केंद्र से आगे जाएंगे बेटा तो m भी बदलेगा, m भी अलग अलग जगह पर अलग अलग m होगा। ठीक है। मैं यहां पर एक काम करता हूं, इसका अवकलन कर देता हूं, डी आर के कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, इसका द्रव्यमान m बराबर इतना है। गोलाकार गैस के बादल, द्रव्यमान घनत्व उतना, रो आर के पदों में है, दिए गए समय के साथ। बेटा इस समय के लिए स्थिर है। वैसे तो बेटा रो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। रो चेंज हो रहा है। रो क्या हो रहा है बेटा? चेंज हो रहा है। रो बदल रहा है। रो नियत नहीं है। रो नियत नहीं है। ठीक है। लेकिन ये दिए गए समय के लिए नियत है। किसी दिए गए समय पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर बेटा ये नियत है, नियत है। बरोबर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर ये नियत है। तो मैं यहां पर एक काम कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है। वैसे तो हम ऐसे लिख लें, मास इज इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम, बट ये कांस्टेंट नहीं है। अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो अपन को कैसे लिखना पड़ता है? अगर ये कांस्टेंट नहीं होता है रो, तो अपन ऐसे लिखते हैं, रो इज इक्वल टू, वैसे तो हम लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर ये कांस्टेंट नहीं होता है तो छोटा सा द्रव्यमान बटे छोटा सा आयतन, छोटा सा द्रव्यमान बटे छोटा सा आयतन लिखते हैं। तो यहां से बेटा हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी? डी एम की वैल्यू आ जाएगी, रो इंटू डी वी। डी एम की वैल्यू कितनी आ गई? रो इंटू डी वी। क्योंकि ये बदल रहा है भाई, रो बदल रहा है। अगर रो नियत होता तो m बाय वी लिख लेते। फिर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, एग्जाम में भी बेटा बच्चों के कंफ्यूजन हुआ था कि सर रो तो नियत है, तो रो किसी दिए गए समय पर नियत है ना? रो किसी दिए गए समय पर नियत है। जैसे हम बात करें, आज बादलों का घनत्व कुछ और है, कल बादलों का घनत्व कुछ और होगा, परसों बादलों का घनत्व कुछ और होगा, अगले दिन बादलों का घनत्व कुछ और होगा। ठीक, हर रोज बदल रहा है बादलों का घनत्व, लेकिन किसी एक दिन, किसी एक समय पर, दिए गए समय पर वो नियत है। ठीक है। रो आर समय के साथ स्थिर राशि है, समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो रो है वो त्रिज्या के साथ तो बदल रहा है। मतलब रो है ये आर के साथ चेंज हो रहा है, आर के साथ चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन समय के साथ नियत है। रो जो है ना, समय के साथ नियत है, समय के साथ कांस्टेंट है। मतलब अगर हम रो का अवकलन टी के सापेक्ष कर रहे हैं, टी के आप सापेक्ष कर रहे हैं, तो वो 0 होगा, है ना? ऐसा टी के लिए रो कांस्टेंट है। तो चलिए, हमारे पास बेटा यहां से जो इक्वेशन है हम इसको ऐसे लिखते हैं, एम, एम इज इक्वल टू, समय के साथ ही नियत है, इसका मतलब अभी और बताता हूं मैं। ये 2 k r अपॉन जी एम, 2 k r अपॉन जी एम है। ठीक है। हम इसका अवकलन करें एम का। ठीक है, एम का अवकलन करें डी आर, समय के सापेक्ष, या एम की जगह अपन ऐसे लिख लेते हैं, या यही अवकलन कर दूं मैं। दो तरीके, तीन तरीके, कुछ भी कर सकते हो आप समय के साथ। चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूं, एम की जगह क्या लिख देता हूं? रो इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वॉल्यूम ऐसे लिख लो। चलो ज्यादा कंफ्यूज मत हो। रो इंटू वॉल्यूम जो हमने पहले लिखा था, तो 2 k r डिवाइडेड बाय जी एम।
GM, ठीक है। अब रो वॉल्यूम क्या लिखेंगे, 4/3 पाई r की घात 3, 4/3 पाई r की घात 3 इज इक्वल टू 2kr अपॉन GM। अब हम इसका अवकलन कर देते हैं समय के साथ, अवकलन समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष, क्योंकि समय के साथ ये रो नियत है तो समय के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे दोस्तों, हमें क्या मिलेगा, ये 4/3 नियत, 4/3 नियत, पाई नियत, रो नियत, r का अवकलन 3 आगे आएगा, ये r² और r का अवकलन समय के सापेक्ष dr/dt हो गया इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, g कांस्टेंट, m कांस्टेंट, dr/dt। m छोटे से कण का द्रव्यमान है, मत कंफ्यूज हो, हमने यही लिख दिया। चलो, रो इंटू वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम, यही लिख दिया। m की वैल्यू पुट कर दी, रो लाना था, हमें रो घुसाना था तो मास की जगह लिख दिया हमने रो इंटू वॉल्यूम। अब देखो ये कट गया सर, ये कट गया, ठीक है, 3 से 3 सर कट गया, 3 से 3 सर कट गया, 3 से 3 कट गया, और इससे कटा कितना आया, 2 आया, 2 आया। बची हुई चीजों को सर लिख लो, तो बची हुई चीजों को बेटा मैं यहां पर लिखूं तो बचा कितना है, 2 रो r², 2 रो पाई r², नीचे कुछ नहीं है, इधर क्या है बेटा, kgm, बस खत्म। हमें मान किसका निकालना है, बेटा, हमें मान निकालना है ρ/m का, तो ρ/m, ये तो m यहाँ है, तो ρ/m करने के लिए बेटा मैं यहाँ करता हूँ रो अपॉन में कर देता हूँ m, ठीक है। ऐसे समझ लो कि मैंने यहाँ पर 1 m से भाग दिया तो यहाँ पर भी हमें 1 m से भाग देना पड़ेगा, 1 m से भाग देना पड़ेगा, तो रो अपॉन m इधर बचा है, तो ऊपर क्या बचा है, k डिवाइडेड बाय gm² इंटू 2 इंटू पाई इंटू r², तो ρ/m इज इक्वल टू k इंटू 2 पाई gm² r², ऐसा है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? सिंसिनाटी, ये ऑप्शन हो गया, मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था, बिल्कुल आसान है। यहां तक पहुंच गए, कोई तकलीफ, हम कहेंगे नो प्रॉब्लम, यहां तक बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हमने कहा अच्छा यहां तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपने कहा नहीं है, तो इसके बाद मैंने कुछ किया भी नहीं है भैया, इसके बाद m ये था, अब m की जगह रो इंटू वॉल्यूम लिख दिया, ठीक है, रो इंटू वॉल्यूम लिख दिया। फिर यहां पर हमने अवकलन किया, रो को नियत ले लिया, बस इसका मैंने उपयोग किया, इस वाली लाइन का, r के साथ तो रो चेंज हो रहा है, इसका हमने यूज बिल्कुल नहीं किया, गोली मारो इसको। हमने रो का जब अब रो समय के साथ नियत है, इसका मतलब कि जब हमने इसका अवकलन किया समय के सापेक्ष तो रो को कांस्टेंट ले लिया, ठीक है, अवकलन किया समय के सापेक्ष, है ना। सर आपने समय के सापेक्ष ही अवकलन क्यों किया है, सवाल में समय की चर्चा भी नहीं की गई है। अगर मैं बेटा यहां r के सापेक्ष अवकलन कर देता, मान लो, मुझे नहीं पता कि उससे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, r के सापेक्ष अगर अवकलन करते तो, लेकिन r के सापेक्ष अवकलन करते तो समस्या ये आ जाती, हम रो को कांस्टेंट नहीं ले पाते, है ना। अभी अगर r के सापेक्ष अवकलन करते तो ये दो फलनों की गुणा वाली कहानी हो जाती। t के सापेक्ष अवकलन किया, रो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, अवकलन सिर्फ इसका करना पड़ा मुझे, ये सब कांस्टेंट इसका अवकलन, और हमने समय के सापेक्ष अवकलन करके इसको कांस्टेंट कर क्यों दिया, क्योंकि ऐसा सवाल में बोला है, खत्म बात, ठीक। रो समय के साथ नियत है, समय के साथ नहीं बदल रहा है, त्रिज्या के साथ बदल, जो मैंने पहले बात बोल दी थी कि रो का मान आज अलग है, कल अलग है, परसों अलग है, तरसों अलग है, ये बात गलत है, ये बात मैं अपनी वापस लेता हूं, रो का मान समय के साथ नियत है, जो आज है वही कल है, वही परसों है, वही नरसों है, बस दूरी बढ़ती जाती है तो रो बदल रहा है, दूरी बढ़ने पर बेटा रो बदल रहा है,
समय के साथ नहीं बदल रहे। घनत्व जो आज है वही कल है, वही परसों है, वही तरसों है, बादल वही है, बस हम बादलों से दूर जाते जाते हैं, दूर जाते जाते हैं, तो घनत्व बदल रहा है। ठीक है, ऐसा। चलिए, तो अब ये 2-3 सवाल और बच्चे हैं बेटा, मैं आपको ये होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, ये आपकी बेटा लेक्चर रिकॉर्डेड ही चल रहे हैं अभी, है ना, तो कोशिश करिए बेटा, कोशिश करिए बचे हुए क्वेश्चंस को करने की। ठीक है, आराम से, इत्मीनान से आपको जो पर डे लेक्चर मिल रहे होंगे वो लगभग 5 घंटे के आसपास, लगभग 5 घंटे के आसपास। ठीक है, स्लॉट अगर जैसे मान लीजिए पर डे आपको 3 घंटे के लेक्चर दें तो 9 घंटे आप लेक्चर में बिजी हो जाओगे। और लेक्चर से सिलेक्शन नहीं होता है, लेक्चर से जितना सीखना था बेटा वो पहले सीख चुके। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस, और इसमें जितना खुद इन्वॉल्व होगे उतना करें। जैसे मैं लगभग लेक्चर 2 घंटे के आसपास का होता है, कोई 1.25-2 घंटे का लेक्चर होता है। ठीक है, आपके पास 3 घंटे का स्लॉट है, तो आप 1.5-2 घंटे में लेक्चर कंप्लीट करें और 1 घंटे में ना उस लेक्चर का एनालिसिस करें, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। बरोबर, जो क्वेश्चन लेक्चर में कराए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो जैसे किसी भी सब्जेक्ट का जो लेक्चर है 1.5-2 घंटे का है, मान लो 1.5-2 घंटे का है, तो वो लेक्चर में चला गया, बच्चा 1-1.5 घंटा आपको प्रैक्टिस करनी है। 3 सब्जेक्ट हैं, 9 घंटे चले गए, फिर बचे हुए घर पर आपको 3-4 घंटे और निकालना है जो होमवर्क देते हैं उसके लिए। तो बस इतनी पढ़ाई करते चलो, 1 महीने की बात है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चों।